हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी संविधान के टॉप 500 क्वेश्चन। एग्जाम कोई भी हो, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं लगभग पिछले 50 से ज़्यादा बार एग्जामों में रिपीट हुए क्वेश्चन है। आगे भी एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो क्लास के एंड तक जुड़े रहना, ताकि वो सब सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस ज़बरदस्त क्लास को। तो क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। तो राज्यसभा की न्यूनतम आयु की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है 30 साल। लोकसभा के चुनाव लड़ने की उम्मीदवार की आयु होती है वो तो 25 वर्ष होती है, और राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु है वो 30 साल होती है। दोनों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक को लोकसभा में किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धन विधेयकों को लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के सत्र की शुरुआत कौन से काल से होती है। राइट आंसर है प्रश्न काल से। प्रश्न काल से संसद के सत्र की शुरुआत होती है। ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो एस राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष। 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है संसद का अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है ये निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है समान मतदान की स्थिति में लोकसभा में निर्णायक मत कौन डाल सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष है वो मत डाल सकता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 30 वर्ष होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का महाभियोग की पहल कौन कर सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल है वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा 1/4 बहुमत से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। तो आर्टिकल 61 पे। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 35 वर्ष। 35 वर्ष होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। राइट आंसर की बात करते हैं तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कुल 5 वर्ष होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। यह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे कि तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। तो वीवी गिरी। भारत के ऐसे वीवी गिरी राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होता है भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री ने 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया। तो वह ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं भारत में जिन्होंने 13 दिनों का कार्यकाल पूर्ण किया। तो ऐसे हुए हैं भारत के प्रधानमंत्री वो है अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और जो दोस्त मेरे पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है। तो 25 वर्ष। 25 वर्ष होती है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो कुल 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है। तो कनाडा की शक्तियों से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को। ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लेना। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस देश से लिखित संविधान की विशेषता को अपनाया गया। तो USA के संविधान से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो मैकियावली ने सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किया। यह आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो कुल संविधान में 22 भाषाओं को वर्तमान में मान्यता दी गई है। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।
नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो यूएसए, अमेरिका का संविधान है जो विश्व का सबसे छोटा संविधान है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है, तो लोगों के हाथों में होती है प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ से व्यक्त किया गया है, तो भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य है वो प्रस्तावना से व्यक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस भाग को इसकी आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना, प्रस्तावना को भारतीय संविधान में आत्मा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में लौकिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो जर्मनी के संविधान से ली गई है निलंबन की अवधारणा। ठीक है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो आर्टिकल 32 में है उनको आत्मा का अधिकार कहा जाता है अम्बेडकर के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है, तो समानता के अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है, तो जीवन का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 में, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो कुल 7 प्रारंभ में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे भारतीय संविधान में। और वर्तमान की हम बात करते हैं तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। पहले कितने थे, 7 थे, और अब कितने अच्छे हैं, एक कौन सा हटा दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार से सूची से हटा दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसके लिए किया गया है, तो सभी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो भाग 2 है वो भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता कितने प्रकार की प्राप्त की जा सकती है, तो भारत में नागरिकता है वो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। और कितने प्रकार से भारत की नागरिकता है वो खोई जा सकती है, तो कुल 3 प्रकार से भारत की नागरिकता खोई जा सकती है। भारत की नागरिकता प्राप्त 5 तरीके से की जा सकती है, खोई 3 तरीके से जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा भाग है वो राज्य नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो भाग 4 है वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, तो कुल 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो रिट जारी करता है। दोनों क्वेश्चन अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार लगा लेना। कितने प्रकार की रिट जारी करता है, तो 5, और कौन से आर्टिकल के तहत, 32 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट है नागरिकों को वोट डालने का अधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 18 वर्ष है। और भारत में संपत्ति के अधिकार को अब किस रूप में मान्यता दी गई है, तो कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है संपत्ति अधिकार को, जो कि पहले एक मौलिक अधिकार था। ठीक है। नेक्स्ट है किस वर्ष हाउस ऑफ पीपल के नाम से लोकसभा नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या भारत के संविधान द्वारा क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है, तो लोकसभा में कुल 552 सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए, तो कुल 6 महीनों का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के लोकसभा से पहले अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया, तो 1 बार बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार कानून की अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होती है, तो संसद में होती है कानून की अवशिष्ट शक्तियां निहित। नेक्स्ट है लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। और लोकसभा के महासचिव को नियुक्त कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो वो होता है भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति है वो शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो कुल 299 सदस्य थे, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा का गठन का आधार क्या था, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 है जो संविधान सभा के गठन का आधार था। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अपनाया संविधान सभा ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि प्रतिनिधि कितनी थी, तो कुल 15 महिला प्रतिनिधि थी संविधान सभा में, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है उस रियासत के प्रतिनिधि का नाम बताइए जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, तो राइट आंसर हो जाएगा किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, तो अब्राहम लिंकन ने। ठीक है। सही आंसर अब्राहम लिंकन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
सभी भारतीय नागरिकों को समानता की गारंटी कौन देता है? तो भारत का संविधान है जो सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 अंग है भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट है दल बदल का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर है चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलना, यह दल बदल का अर्थ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला रंग है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र का रंग। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? राइट आंसर है भारत देश का। भारत देश का संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन वर्णित करता है? तो प्रस्तावना वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 का मामला किस मुद्दे से जुड़ा हुआ था? तो प्रस्तावना का उत्तरदायित्व इस मामले से जुड़ा हुआ था। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 का मामला। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 25 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो मानव दुर्व्यवहार के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? तो आर्टिकल 23 है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी डेट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है परमादेश रिट का क्या अर्थ होता है? तो परमादेश रिट का अर्थ होता है हम आदेश देती है। तो न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसे परमादेश रिट कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्टार लगा लेना। नेक्स्ट है कि कौन सी रिट जारी की जाती है जब न्यायालय में पता चलता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर धारण रह रहा है जो पद धारण करने योग्य नहीं है? तो अधिकार परीक्षा की रिट जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है पद धारण अयोग्य व्यक्तियों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की अंतिम संसद में कितने सदस्य थे? तो कुल 299 सदस्य थे। नेक्स्ट है लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन में सेवानिवृत्त होते हैं? तो कुल सदस्यों का 1/3 भाग सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है पहली लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ था? तो 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा सदस्य के द्वारा। और लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है लोकसभा की बैठक का अध्यक्षता। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कहता है कि संसद के दोनों सदनों को कम से कम बुलाया जाना चाहिए। तो साल में 2 बार भारत का संविधान कहता है कि संसद के दोनों सदनों को बुलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितनी बार समय के भीतर भरा जाना चाहिए? तो कुल 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद के लिए फिर से चुनाव की मांग कर सकता है? तो कितनी भी बार कर सकता है, जीवन पर्यंत। और अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो संविधान सभा के द्वारा पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद के लिए किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत की संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके पद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भारत को क्या बताता है? तो राज्यों का संघ बताया जाता है भारतीय संविधान में भारत को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो कुल 8 अनुसूचियाँ थी। ये आपको ध्यान में रखना है। 1949 में 26 नवंबर को अपनाई गई संविधान में। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी अभिव्यक्ति नहीं है? तो संघीय अभिव्यक्ति नहीं है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रारूप समिति के समकक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और भारतीय लोकतंत्र के आदर्श में हमें संविधान कहाँ से मिलती है? तो प्रस्तावना से मिलती है।
नेक्स्ट है कि किसी भी व्यक्ति को कारखानों या फिर खदानों में तब तक काम में नहीं लगाया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कितनी वर्ष न हो, तो 14 वर्ष न हो तब तक किसी व्यक्ति को काम नहीं लगाया जा सकता बड़े कारखाने या फिर उद्योगों में। नेक्स्ट है कि वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण और निपटारण के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के तहत भारत की सीमा क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो घूमने का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 के अंदर है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 21 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? तो 1949 को। अगला क्वेश्चन है कि एक भारतीय राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितनी अवधि के भीतर अनुमोदित करना पड़ता है? तो 2 महीने के भीतर अनुमोदित करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से राष्ट्रपति शासन को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस सदन में विधि निर्माण को शुरू किया जा सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा में विधि निर्माण प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो ये कोई भी नहीं होता है राज्यसभा को भंग करने वाला। नेक्स्ट है धन विधेयक सबसे पहले संसद में किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में धन विधेयक को सबसे पहले पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा तय किए जाते हैं? तो संसद के द्वारा तय किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत संघ में एक नए राज्य को कौन स्वीकार करता है? तो संसद एक नए राज्य को स्वीकार करता है, संसद। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 368 है जो संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति देता है? तो भाग 20 में आर्टिकल 338 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? तो राज्यसभा है। और संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता को प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रमुख प्रवक्ता कौन होते हैं? करेक्ट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के प्रमुख प्रवक्ता। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का था। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है भारतीय सर्वोच्च बलों की सर्वोच्च कमान। ठीक है। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मापदंड क्या है? तो 35 वर्ष है भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए किस उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो वीवी गिरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है यदि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है तो इसका क्या अर्थ होगा? तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा मान्य होगा। भारत के प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 1971 में आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व किया? तो इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट और स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर है, वो थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभाओं के लिए निर्धारित अधिकतम संख्या कितनी है? तो कुल 500 है। नेक्स्ट है कि विधान परिषद में एक 23 सदस्य प्रत्येक वर्ष कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो कुल 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं विधान परिषद में। नेक्स्ट है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो कुल 30 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए विधान परिषद की सदस्यता के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषदों की संख्या सदस्य की अवधि क्या होती है? तो कुल 6 वर्ष होती है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल द्वारा जारी एक अध्यादेश को विधानसभा द्वारा पारित किया जाना है तो कुल 6 सप्ताह में पारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि भारत में किसी राज्य सरकार का खुफिया कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। भारत में किसी राज्य की सरकार के द्वारा खुफिया कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? तो भारत में एकमात्र राज्यपाल है जिस पर कोई महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल है जो राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है कि एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा
राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है जो किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का था, तो कुल 6 वर्ष का था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, तो बलवंत राय मेहता समिति है, इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव लाया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद प्रणाली में ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है, तो 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर एक साथ रिक्त हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जो काम करते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो भारतीय संविधान का संरक्षक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संसद में अपनी राय देने के लिए किस पदाधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है, तो भारत के महान्यायवादी को संसद में अपनी राय रखने के लिए नियुक्त किया जाता है या फिर आमंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है कि चुनाव समय निर्वाचित क्षेत्र में चुनाव प्रचार मतदान शुरू होने के कितने घंटे पहले रोकना पड़ता है, तो मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को रोकना पड़ता है। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो कुल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होते हैं जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यकाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या फिर जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, दोनों में से एक होगा यूपीएससी का कार्यकाल। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद है, तो 395 है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है, तो आर्टिकल 11 में दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है, तो आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख। नेक्स्ट है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अनुच्छेद से हटाया गया था, तो आर्टिकल 31 से हटाया गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है, तो आर्टिकल 40 में है पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है, तो आर्टिकल 55 है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो आर्टिकल 108 में है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो आर्टिकल 153 है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, तो 1951 ईस्वी में किया गया पहला चुनाव और पहला संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1978 को 44वां संविधान संशोधन लागू किया गया, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वें संविधान संशोधन में की। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस संशोधन में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया, तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारत के संविधान में कुल अनुसूचियों की बात करें तो वो है कुल 12। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विवरण से संबंधित है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है, तो वह 22 भाषा को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, तो भाग 1 है संघ और उसके क्षेत्रों से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, तो भाग 8 है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो केंद्र व राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित रखता है, तो भाग है 7, ठीक है। नेक्स्ट है कि कब मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया, तो 1969 को किया गया मद्रास का नया नाम तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला फिल्म स्टार कौन बनी, तो नरगिस दत्त बनी। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए, तो चीन देश के साथ की। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को कहां से लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में किस अधिनियम ने सबसे गहरा प्रभाव डाला, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष के लिए की गई, तो 1946 से की गई। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय लगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकारों को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो कुल 7 सदस्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया? तो कुल 22 समितियों का गठन किया गया संविधान निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना को भारतीय संविधान में लिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समकक्ष पेश करने का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 22 है, ये अधिकार प्रदान करता है 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? तो आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया? तो 1973 को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद किसके द्वारा किसी राज्य की सीमा का नाम बदल या फिर पुनः परिभाषित कर सकती है? तो साधारण बहुमत के द्वारा भारतीय संसद द्वारा किसी राज्य या फिर उसकी सीमा का नाम बदल या पुनः निर्धारण या फिर परिभाषित कर सकती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय को एक उद्देश्य के रूप में कहाँ उपलब्ध किया गया? तो नीति निर्देशक सिद्धांत में उपलब्ध किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किस सदन से गुजरना पड़ता है? तो लोकसभा और राज्यसभा सदन से गुजरना पड़ता है किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को किस विधेयकों को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी मंजूरी देनी पड़ती है? तो धन विधेयक को देनी पड़ती है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना कौन सा विधेयक पेश किया नहीं जा सकता? तो साधारण विधेयक। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी होती है? तो भारत की संसद होती है। नेक्स्ट है कि किस सदन में पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा में नहीं होता है पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य। नेक्स्ट है कि लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाते हैं? तो कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करने की शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन लोकसभा को भंग कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र किस दिन आयोजित किया था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अंतिम सत्र आयोजित किया। नेक्स्ट है भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। 1946 की अंतरिम सरकार ने गृह सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल थे 1946 में अंतरिम सरकार की गृह सूचना मंत्री। नेक्स्ट है कि संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र भारतीय संविधान द्वारा किस देश से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र है वो लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार इंडिया को और किस रूप से जाना जाता है? तो भारत के रूप में जाना जाता है इंडिया को। नेक्स्ट है कि देश का सर्वोच्च कानून कौन सा होता है? तो भारतीय संविधान है, वो देश का सर्वोच्च कानून होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? तो भारत के लोग हैं जो भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो अर्धसंघीय संविधान है भारत का संविधान। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत किस देश से शुरू हुआ था? तो फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत ये इटली देश से शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका कोई उल्लेख नहीं है? तो वैश्विक मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा में कौन मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष था? तो जेबी कृपलानी है जो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ शुरू किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो कुल 14 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति किसी सदन के पदेन अध्यक्ष होते हैं तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है कि संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल के लिए पद संभाला था तो राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राष्ट्रपति पद पर ग्रहण रहते हुए निधन हो गया? तो फारूक अली अहमद का भारत के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र बुलाती है और उसका सत्रावसान करते हैं? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से संसद में सभी सत्र बुलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में मंत्रिपरिषद का नेता और संसद का नेता कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री है जो मंत्रिपरिषद का नेता और संसद का नेता होता है। ठीक है। नेक्स्ट है किसी राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले राजनेता कौन बने? तो वो चौधरी चरण सिंह बने। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र में सर्वाधिक बार जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो इंद्रजीत गुप्ता के पास। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन बने? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने। नेक्स्ट है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर कितने वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? तो 5 वर्ष के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उसकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर किस वर्ष पुनर्गठित किया गया? तो 1956 को किया गया भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनर्गठित। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कितने वर्षों की आयु सेवानिवृत्त हो जाती है? तो 65 वर्ष की आयु में। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ली थी सच्चिदानंद सिन्हा की जगह। नेक्स्ट है कि संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो ब्रिटेन का संविधान अब लिखित नहीं है। और स्वतंत्रता को कैसे सीमित किया जा सकता है? तो कानून के द्वारा स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि संसद के चुनाव के लिए वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो एक कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार था। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो किसी अधिकार द्वारा या फिर वारंट जारी करना अधिकार परीक्षा का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्राधिकारी के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय में कौन सा रिट आदेश मांगी जाती है? तो उत्प्रेषण रिट मांगी जाती है। जो किसी प्राधिकारी के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट आदेश मांगे जाते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अगला क्वेश्चन है उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्रमाणित होने के लिए या फिर सूचित होने के लिए उत्प्रेषण का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि वोट का अधिकार किसका अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार है जो वोट का अधिकार है वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है कि सरकार किसी विधेयक के द्वारा 1 वर्ष के लिए राजस्व संग्रहण का प्रस्ताव रखती है? तो वित्त विधेयक पर रखती है। नेक्स्ट है कि वित्त विधेयक को संसद में पेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर पारित किया जाना आवश्यक है? तो 75 दिनों के। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के संचालन में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो प्रश्नकाल और अगले कार्यक्रम के बीच के अंतराल को शून्यकाल कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि लोकप्रिय कक्ष किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है। और विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो कानून बनाना, जो विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व किसके अनुसार होता है? तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि संसद का
उच्च सदन कभी भंग नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस वर्ष पेश किया गया? तो 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक समिति को नियुक्त करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो तदर्थ समिति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने पर दिशा निर्देश तैयार करने के लिए गठित समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बी आर शर्मा को नियुक्त किया गया सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने का दिशा निर्देश तैयार करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने के लिए किसकी सिफारिश करना अनिवार्य है? तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिश होना अनिवार्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति राज्यसभा के उपसभापति थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है जो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के उपसभापति थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्ति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं राष्ट्रपति के रूप में कार्य। नेक्स्ट है कि यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है वह अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद लगातार 2 बार किसने धारण किया? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने धारण किया। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? तो गोवा राज्य में भारत में वर्तमान में समान नागरिक संहिता है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले किन राज्यों की जोड़ी में लागू की गई? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू की गई। नेक्स्ट है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ग्राम सभा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरों में शामिल है। तो ग्राम सभा है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। ये 3 स्तरों में शामिल है पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है। नेक्स्ट है नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो महापौर होता है और पंचायत अध्यक्ष के रूप में प्रमुख से माना जाता है तो सरपंच को माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो कुल 6 वर्षों के अंतराल पर की जाती है भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या होती है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो। ठीक है। दोनों ध्यान में रखेंगे आप कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष दोनों में जो भी पहले हो या उनकी आयु हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसे भारत सरकार के प्रथम या फिर मुख्य विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है? तो भारत के न्यायवादी को प्रथम या फिर मुख्य विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति कितने मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं? तो 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन है कि डाक मतदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रॉक्सी वोटिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी थी। ठीक है, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त थी पहली। नेक्स्ट है भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि था तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1951 ईस्वी में शुरू हुई। और हर 5 साल के बाद में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं हर 5 साल के बाद में वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अपना अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 का अधिनियम। नेक्स्ट है कि द्वैध शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए किस भारत सरकार अधिनियम द्वारा पेश किया गया? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट है संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की? तो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर BN राव को नियुक्त किया गया है संवैधानिक सभा के रूप में नियुक्त। नेक्स्ट है कि 1946 में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यह आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट है कि भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में किसके पास वित्त विभाग था? तो लियाकत अली खान के पास था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। और संविधान का कौन सा पहलू दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित हुआ? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस देश का क्या नाम है जहां से भारत में संशोधन की प्रक्रिया या फिर संवैधानिक विशेषताओं को अपनाया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? यह काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो R.K. षणमुगम सेठी थे। नेक्स्ट है कि यह परंपरा है कि एक बार वक्ता हमेशा के लिए वक्ता, यह पालन किस देश के संविधान से लिया गया? तो यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का संपूर्ण स्वरूप तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और उनको बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की संरचना किस में निहित होती है? तो यह प्रस्तावना में निहित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में कौन सी विशेषता बताती है कि किसी को भी अपने साथी नागरिक को हीन नहीं मानना चाहिए? तो बंधुता की भावना ये बात बताती है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद है जो मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है।
नेक्स्ट है कि भारत में धर्म की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति या फिर सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो 1952 को आई। नेक्स्ट है कि भारत के संसदीय मामलों में शून्यकाल कब पेश किया गया? तो 1962 को भारत के संसदीय मामलों में शून्यकाल को पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को दी गई समय सीमा क्या है? तो 6 सप्ताह है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल के उस सदन को बनाने के लिए समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? तो भारतीय संसद के पास है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी जनजाति का नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करना है तो यह किसके पास है? तो ये संसद के पास है, वही ये काम कर सकती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर भारत की संसद बनी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे R.K. नारायणन। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज की संरचना क्या है? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा की सहमति से राज्यसभा द्वारा हटाया जा सकता है भारत के उपराष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति और परिषद के मंत्रियों के बीच संचार के माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? तो साइमन कमीशन पर आधारित है। नेक्स्ट है 1935 में सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव किसने पेश किया? तो M.N. रॉय ने पास किया। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा को अपनाया गया। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने हमेशा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित किया? तो डॉक्टर S. राधाकृष्णन थे जो पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सरकारों के एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकरण का मूलभूत आधार क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध है। नेक्स्ट है कि दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। अगला क्वेश्चन है कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने प्राप्त किया हो तो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारत की नागरिकता है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी और वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति किस में निहित होती है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की अनुमति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या तो 545। नेक्स्ट है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयकों को किसके विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकार है? तो भले ही वह राज्य का सदस्य न हो। दोबारा देखते हैं, भारत सरकार के किसी अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है भले ही वह सदस्य न हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी आपका राइट है, ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर पता चल रहा होगा किस प्रकार की क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जनसंख्या का नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है प्रधानमंत्री। और भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो यह है भाग 11। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो 97 है। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत में केवल विशेष बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है? तो आर्टिकल 368 को विशेष बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो 15वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना।
नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो 1985 का 52वां संविधान संशोधन में लगा दिया गया राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के साथ राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम के साथ एक विधानसभा मिली? तो 69 का संविधान संशोधन अधिनियम, इसके साथ एक विधानसभा मिली। ठीक है। राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है राज्य का भूमि सुधार। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 1966 को किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद सबसे पहले कौन सा क्षेत्र भारत का हिस्सा बना था? तो दादरा और नागर हवेली है, ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राज्यों और संघ को घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 1 के तहत। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में आरंभ होने पर नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया? तो आर्टिकल 5 में दिया गया नागरिकता का प्रावधान, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया? तो आर्टिकल 5 से 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? तो आर्टिकल 9 में इसका वर्णन किया गया है। विदेशी नागरिकता अगर आप प्राप्त करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी अगर बिना संविधान के कहने पर करते हो। नेक्स्ट है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 11 के अंतर्गत है। और भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिक को मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया? तो आर्टिकल 12 के तहत। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है? तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत यह कर सकता है। नेक्स्ट है कि आच्छादन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 13 से संबंधित है। नेक्स्ट है अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई? तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? तो आर्टिकल 13 बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अधित्याग का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 13 से संबंधित है। 13 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है। नेक्स्ट है विधि के समग्र समानता और विधियों का समान संरक्षण मूल अधिकार किस संविधान में तहत प्रदान किया गया? तो आर्टिकल 14 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद है यह उपबंधित करता है कि राज्य धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा? तो आर्टिकल 15 के तहत इसके आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी या फिर सार्वजनिक उपयोग हेतु संप्रतित कुओं तालाबों सड़क स्नान घाट और आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 15(2) ये अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह स्त्रियां और बालिकाओं के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है? तो आर्टिकल 15(3) के तहत यह शक्ति प्रदान की गई है राज्य को संविधान के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत अवसर की समानता प्रत्याभूत की गई है? तो आर्टिकल 16 के तहत की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का निषेध का सिद्धांत है, तो ये आर्टिकल 17 में है। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद भारत में उपाधियों का अंत करता है? तो आर्टिकल 18 करता है। और संविधान के किस अनुच्छेदों के तहत स्वतंत्रता का अधिकार उपबंधित किया गया है? तो आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार अब उपबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किन आधारों पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर। ठीक है। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? तो कुल 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं किन्हें प्राप्त है? तो केवल भारतीयों को प्राप्त है 19। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं कर सकता? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 20 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? तो आर्टिकल 21 के तहत किया गया है, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया? तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत किया गया है गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध करता है?
तो आर्टिकल 23 है जो मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध करता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस आर्टिकल के तहत कारखानों खानों से जोखिमपूर्ण कार्य में बालकों का नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है या फिर निषेध लगाता है, तो आर्टिकल 24 लगाता है। नेक्स्ट है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो आर्टिकल 24 है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है, तो आर्टिकल 25 के तहत की गई है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से अनुमुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिव्यक्ति हेतु प्रयोग किया गया है, तो आर्टिकल 27 के तहत ये बताया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है, तो आर्टिकल 29 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक को उसकी अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार है, तो आर्टिकल 30 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं में स्थापना या प्रशासन का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, तो आर्टिकल 32 है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब सेना विधि प्रवृत्त हो तब किस अनुच्छेद के तहत संसद सेना विधि के तहत किए गए कार्यों को विधिमान्य घोषित कर सकती है, तो आर्टिकल 34 के तहत कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, तो आर्टिकल 39 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया, तो आर्टिकल 40 के तहत इसका निर्देश दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत एक नीति निर्देशक तत्व है, तो आर्टिकल 50 के तहत इसका वर्णन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है, तो आर्टिकल 51 का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 52 के तहत कहा गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो 54 के तहत। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है, तो आर्टिकल 55 के तहत दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पदावधि के संबंध में उपबंध प्रदान किए गए, तो आर्टिकल 56 के तहत प्रदान किए गए हैं राष्ट्रपति के पदावधि से संबंधित उपबंध। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध दिया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्र है, तो आर्टिकल 57 में इसका वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट है संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यता विहित की गई है, तो अनुच्छेद 58 के तहत ये पद की योग्यता विहित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में बताता है, तो आर्टिकल 60 बताता है। और राष्ट्रपति द्वारा चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आर्टिकल 61 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय करने की अधिकारिकता किस में प्राप्त है, तो उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है आर्टिकल 71 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, तो आर्टिकल 72 के तहत प्रदान की गई है क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किन विषयों तक है, तो उन विषयों तक जिन पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है, और वो किस में है, तो आर्टिकल 73 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को एक ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में है और उसके बारे में मांग की जाए, तो आर्टिकल 78 के तहत इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनेगी, तो यह बनेगी आर्टिकल 79 में। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा के संगठन या फिर संरचना के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 80 में किया गया है यानी कि 80 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो आर्टिकल 81 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रावधान किसे है, तो संसद को है आर्टिकल 83 के तहत। और आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार किससे है, तो संसद को है आर्टिकल 83 के तहत। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, और एक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है, तो आर्टिकल 87 के तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो लोकसभा को तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव यानी कि आर्टिकल 94 के अनुसार हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सदन में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है, तो आर्टिकल 108 के तहत सदन आहूत करता है।
नेक्स्ट है धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में तहत दी गई है? तो आर्टिकल 109 के तहत दी गई है धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया। ठीक है, धन विधेयक को पारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो आर्टिकल 109 के तहत दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो आर्टिकल 110 के तहत परिभाषित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? तो आर्टिकल 111 के तहत इस प्रकार राष्ट्रपति एक बार फिर विचार कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? तो आर्टिकल 111 के तहत भेजा जाता है। नेक्स्ट है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल 112 के अंदर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि विधान का अनुच्छेद 120 किसकी कार्यवाही की भाषा के संबंध में है? तो संसद की कार्यवाही की भाषा से संबंधित है, आर्टिकल 120। और किस संविधान के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 123 के तहत। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों से संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो आर्टिकल 125 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 127 के तहत की जाती है सर्वोच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालयों में अभिलेख न्यायालय को घोषित करता है? तो 129 है, वो उच्चतम न्यायालय में अभिलेख न्यायालय को घोषित करता है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिकता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई? तो आर्टिकल 131 के तहत प्रदान की गई। नेक्स्ट है कि संविधान का किस अनुच्छेद के तहत सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिकता प्रदान की गई? तो आर्टिकल 133 के तहत प्रदान की गई। नेक्स्ट है दांडिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिकता किस अनुच्छेद के तहत या फिर अनुच्छेद के साथ दी गई है? तो आर्टिकल 134 के तहत दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो अपील के लिए उच्चतम न्यायालय को अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 136। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 137 के तहत प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है कि संघ सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र अधिकार बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है, आर्टिकल 138 के तहत वो बढ़ा सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद पूर्व निर्णय के सिद्धांत को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो यह करता है आर्टिकल 141। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 141 के तहत किस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को भारत के सभी न्यायालयों पर आबाद कर घोषित करता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित करता है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय परामर्श क्षेत्र अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 143 के तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्श क्षेत्र अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय की परामर्श और अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आर्टिकल 143 के तहत प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो और किस आर्टिकल के तहत करता है? तो 155 के आर्टिकल के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट राज्यपाल किसके द्वारा प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो आर्टिकल 56 के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 163 में दिया गया है मंत्रिपरिषद का प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्यों के विधानमंडलों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद से दिया गया है? तो आर्टिकल 168 में दिया गया है विधानमंडलों के गठन के बारे में प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजक और समापन हेतु प्रक्रिया का प्रावधान किया गया? तो आर्टिकल 169 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल 171 के तहत विधान परिषदों के गठन के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, साधारण विधेयक को राज्य विधानमंडल में किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, आर्टिकल 196 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है? तो आर्टिकल 200 के तहत कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्यपाल को विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस करने का अधिकार होता है? तो आर्टिकल 200 के तहत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में तहत दिया गया है? तो आर्टिकल 210 में दिया गया है विधानमंडलों की कार्यवाही में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो 214 के अंदर यह वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो आर्टिकल 215 घोषित करता है। ठीक है,
नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो आर्टिकल 216 में दिया गया है उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 217 में। और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा विधि व्यवसाय करने का निर्बंध किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया, तो आर्टिकल 220 में किया गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को लेख जारी करने का अधिकार है, तो यह है 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह दिया गया है अनुच्छेद 233 में। अगला क्वेश्चन है जिला न्यायाधीश के अवर श्रेणी में राज्य न्यायिक सेवा में नियुक्ति के बारे में किस प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया, तो आर्टिकल 234 में दिया गया। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है, तो भाग 6 को राज्य के संविधान के नाम से जानते हैं। और कहाँ से कहाँ तक है, तो 152 से 237 तक है भाग 6, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार प्रदान किया गया, तो आर्टिकल 241 में किया गया। और यह है इंपॉर्टेंट दोस्तों। आज की क्लास में हम टॉप इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो क्लास में अंत तक जुड़े जरूर रहना। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय संबंधता का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आर्टिकल 245 से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो आर्टिकल 246 के तहत जोड़ा गया है 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों या फिर विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया जाता है, तो अनुच्छेद 248 के तहत। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नदी आदि के जल संबंधी विवादों के समाधान हेतु विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, तो आर्टिकल 262 के तहत। नेक्स्ट है कि संचित निधि स्थापित करने के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, तो आर्टिकल 266 में दिया गया। नेक्स्ट है कोई भी कर या फिर टैक्स विधि की प्राधिकार से ही लगाया या फिर वसूला जाएगा, अन्यथा नहीं। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 265 में इसका वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की संचित निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल 266 में दिया गया है संचित निधि के बारे में प्रावधान। नेक्स्ट है कि आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया, तो 267 में दिया गया। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने की प्रावधान है, तो आर्टिकल 217 के तहत इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार को किस अनुच्छेद के तहत उधार लेने की शक्ति है, तो केंद्र सरकार को किस अनुच्छेद के तहत उधार लेने की शक्ति है, तो आर्टिकल 292 के तहत है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, तो आर्टिकल 315 में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है, तो आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस आर्टिकल में प्रदान किया गया है, तो आर्टिकल 313 में यानी कि 330 में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई, तो आर्टिकल 340 के तहत प्रदान की गई। और इसी क्रम में क्वेश्चन देखते हैं, तो किसी राज्य विशेष संदर्भ में किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 341 के तहत। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर सकता है, तो आर्टिकल 324। 342 होगा, 324 नहीं होगा, 342 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया, तो आर्टिकल 343 के तहत। नेक्स्ट है कि राज्यसभा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो अनुच्छेद 344 के तहत किया गया। राजभाषा आयोग का गठन। नेक्स्ट है कि राज्यों की राजभाषाओं के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो आर्टिकल 345 के तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, तो आर्टिकल 348 के तहत इसका प्रावधान किया गया है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही है वो इंग्लिश भाषा में होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात उद्घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्यों के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया, तो आर्टिकल 355 के तहत यह प्रावधान असंवैधानिक घोषित किया। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो किस अनुच्छेद पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो आर्टिकल 56 के तहत लगाया जा सकता है राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट है वित्तीय आपात के बारे में
प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 360 में। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान के तहत दी गई है? तो 368 के तहत दी गई है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 37 यानी कि 371 में प्रदान किया गया है विशेष प्रावधान। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के संक्षिप्त नाम का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 393 में किया गया है संविधान के संक्षिप्त नाम का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान लागू होने की तिथि दी गई है? तो आर्टिकल 394 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में मूल रूप से। ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 1500 इंपॉर्टेंट संविधान पर क्वेश्चन। कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक छोटा सा कमेंट कर देना अपने इस भाई की मेहनत को देखते हुए और एक छोटा सा मोटिवेशन देने के लिए। बाकी मस्त रहो, खुश रहो। और ये क्वेश्चन है आज के 2 क्वेश्चन जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? और राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? दोनों क्वेश्चन के जवाब आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स के माध्यम से सभी दोस्त बताएंगे और उम्मीद करेंगे आप लगातार शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रही है। बाकी मस्त रहे, खुश रहे, सलामत रहे। टेक केयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।